सभी प्रीति मित्रों से मेरा हार्दिक अभिवादन है। जी, थैंक यू। अभी पिछली बार कुछ डिजीज के लिए हम लोगों ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस का थोड़ा चर्चा किया था, तो आज उसको फिर से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अस्थमा का डायग्नोसिस करना और उसके साथ में उसके जैसे मिले जुले लक्षणों को साथ लेकर चलने वाले जो दूसरे डिजीज है उसको उससे डिफ्रेंशिएट करना, उसका विभेदक निदान करना उस अच्छे चिकित्सक के लिए बहुत जरूरी बन जाता है। ये अकेले अस्थमा की बात नहीं है, किसी भी बीमारी के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा वही अच्छा डायग्नोसिस कर सकेगा। और सही डायग्नोसिस होगा तभी तो उसकी चिकित्सा ठीक होगी, है ना। रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम। तो पहले रोग की परीक्षा करनी है, बाद में रोगी की परीक्षा भी इम्पोर्टेंट है। अब ये रोग है वो रोगी के अंदर ही समाहित होते हैं, तो उसके अंदर ऐसे मिले जुले लक्षण वाले बहुत सारे आपको, जैसे ट्विंस होते हैं या जुड़वा बहन या भाई होती है, तो उसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना जो सगे संबंधी होते हैं उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके जो माता पिता है वो अच्छी तरह से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, का नाम भी बता देते हैं। तो ठीक वैसे ही वैद्य को या चिकित्सक मात्र को ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आगे चलकर वो सफल चिकित्सक बन सकता है। अदरवाइज डायग्नोसिस गलत होगा तो उसका चिकित्सा भी गलत होगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो आयुर्वेद में कहीं भी अलग से कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस का चैप्टर नहीं मिलता है किसी भी रोग में। जहाँ तक मेरा संज्ञान लिया है, सब देखा मैंने, तो उसमें ये अलग अलग बीमारियों का लक्षण जरूर मिलता है, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस लगभग अछूता रह गया है। तो उसको हाईलाइट करना, उसको एक्सप्लोर करना हम सभी वैद्यों के लिए बहुत आवश्यक है। और खास करके ये जो नए नए जो चिकित्सक बनते हैं उसके लिए तो बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि वो डायग्नोसिस ही गलत करेंगे तो उसका वो चिकित्सा भी सही से कर नहीं सकेंगे। तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए पहले उसको सबसे पहले हिस्ट्री लेते वक्त उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखा जाता है। सीधे सीधे कोई अगर पेशेंट बोलता है कि हमको कौन सा बीमारी है, डॉक्टर साहब तो बताते थे, तो तुरंत उसको डायग्नोसिस कोई भी नहीं बताता। अगर वो अच्छा विद्वान है ना, वो तुरंत नहीं बताएगा। अभी आपको थोड़ा कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगा, थोड़ा ये हिस्ट्री लेगा, उसका एग्जामिनेशन करेगा, तब जाके उसका फाइनल डायग्नोसिस होता है। तो आपको ये प्रोविजनल डायग्नोसिस आप लिख सकते हो आराम से, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस करते वक्त ऐसे बहुत सारी उसके पैथोजेनेसिस है, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स है, उसका पेशेंट का जो 10वीं परीक्षा आयुर्वेद में बताए वो देखना है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो भी एक्सरे है, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, कोई बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है, तो ये सब भी आपको उसमें बहुत सारा हेल्प करते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अस्थमा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको हमने कई बार देखा है कि इसमें कई बार गलत फहमी होती है और एक ही टाइप का ट्रीटमेंट चलता रहता है। किसी को साइनसाइटिस है और सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट चलता रहेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। उसको किसी दूसरे चिकित्सक के पास परामर्श के लिए भेजना जरूरी होता है कि नहीं, वो भी आपको पहले लक्षण देखना होता है, फिर उसके विभेदिक निदान करना होता है, तब जाके आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो बहुत बात की बात है। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से चालू करते हैं। हम लोग एम्फीसीमा लेते हैं। देखो एम्फीसीमा है और उसमें भी श्वास की बीमारी की जैसे ही उसमें लक्षण मिलते हैं, सांस लेने में तकलीफ होना, शॉर्ट ब्रीदिंग, ठीक है, सांस का फूल जाना,
ये उसका जो मेन रीजन है उसमें स्मोकिंग बहुत इम्पोर्टेंट उसका पॉजिटिव फैक्टर बताया है। फिर वो उसका वो टाइप कोई भी हो, देखो ये एम्फीसिमा वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकता है, लेकिन इस दोनों के दोनों जो रीजन है जो प्रकार है उसके अंदर स्मोकिंग को बहुत उसका मेन पॉजिटिव फैक्टर में रखा है। फिर धुआं है, धूली है, डस्ट है, कोई किसी बागीचा का ये परागरज हो गया, या कहीं पर वो क्या बोलते हैं वो होटल वगैरह में खाना बनता है, उसमें जो कुक होते हैं तो उसको बार बार ये तड़का लगाते रहते हैं, वो तलने का काम होता रहता है, भले ही वो उसमें चिमनी वगैरह लगाते हैं, तो धूल डस्ट है, धुआं है, वो हमेशा उसको सांस में जाती रहती है, तो उससे ये एम्फीसिमा होने का चांसेस उसको बहुत बढ़ जाता है। अब फिर ऐसे निवास स्थान में रहने का जो मजबूरी होता है, कोई गंदगी है, स्लम एरिया है, जहाँ पर आजू बाजू में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या कुछ या कूड़ा करकट जल रहा है, वो स्लम एरिया में कोई रहता है, तो वहाँ का जो एयर क्वालिटी होता है तो वो बहुत पुअर होता है। 50-60 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर वो बढ़ जाता है तो वो अस्थमा या कोई भी लंग्स के रिलेटेड बीमारी के लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट उसका पॉजिटिव फैक्टर बनता है। आजकल तो ये दिल्ली में देखो 400 के करीब पहुंचने लगा है, तो अभी कौन सी चीज से ये धुआं बना है, कैसे बना है, वो हमें नहीं देखना है, लेकिन उसका जो एयर क्वालिटी है अगर वो अच्छा रहेगा तो ये एम्फीसीमा या स्मोकिंग के जनित जो भी डिजीज होते हैं वो आने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो उसका प्रिकॉशन देने के लिए भी ये सब देखना जो जरूरी है। अब कोई ऐसा व्यवसाय करता है जहाँ पर वो स्मोक या डस्ट ज़्यादा है, अब कोई भट्टी का काम करता है, लकड़ी या कोयले आदि का खदान में काम करता है, तो उसमें वो डस्ट और धुआं ऐसा बनता रहता है। कोई मंदिर का पुजारी होता है तो वो उसको गर्भगृह में पूजा करने का होता है, तो उसको वो धूप है, अगरबत्ती है, उसके भी होता है। अब फिर कई घंटों तक कुछ लोग है ना वो ट्रैफिक में काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस है या अटेंडेंट है, तो वो ट्रैफिक पुलिस की नौकरी होना, फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम करते हैं जो वर्कर्स है या फील्ड जो सुपरवाइजर होते हैं, उनको भी उसका चांसेस बहुत बढ़ जाता है। कोई खान है या खदान है, कोई उसमें वो चूने का या कोयले का जो वो खाने होती है तो उसको खदानों में काम करते हैं, तो माइनिंग साइट है, वहाँ पर जो बड़े बड़े ब्लास्ट करते हैं तो उससे भी वो धूल धुआं डस्ट बहुत वो बनता रहता है। फिर सीमेंट के कल कारखाने के काम है, और फ्लोरिंग का जो टाइल्स बनता है उसका जो कारखाने होते हैं। फिर वो लकड़ी का जो सॉ मिल है जहाँ पर लकड़ी का कटाई वो होता है, पॉलिश वगैरह, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी वो डस्ट का चांसेस होता है। फिर बड़ी बड़ी होटलों में आपको मैंने वो बताया था ना, वो बड़े बड़े जो कुक होते हैं वो घंटों तक वो किचन में काम करते रहते हैं, या कोई हलवाई का दुकान में कोई काम करता है तो उसको घंटों तक ये सब काम करना होता है, तो उसके आजू बाजू के जो रहने वाले होते हैं उसको भी वही प्रॉब्लम होती है। कोई भी ऐसा व्यवसाय है जिसके आजू बाजू में रहने वाला है उसको भी वही बीमारी लगने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर हम कुछ लोगों का शौक होता है कि ये हमारे घर में ये प्लांटिंग रख लेते हैं, चलो ये फला पेड़ है, बड़ा फला वो क्लाइंबिंग लगा लेते हैं, कोई पौधा लगा देते हैं बार बार, तो ये बहुत सारे पौधे लगाते हैं, तो वो क्या ना पूरे घर में वो 24 घंटे वो नमी बनी रहती है। ठीक है, एक दो पौधा की बात अलग है, लेकिन कुछ लोगों को हम घर में जाते हैं तो हमको लगता है कि चलो ये हम किसी नर्सरी में आए हैं या किसी के घर में आए हैं, ये भी पता नहीं चलता। तो वो एक एक सीढ़ी पर दोनों साइड में वो गमले लगाते हैं, घर में भी इतने गमले होते हैं, खिड़कियों में भी गमले लगाते हैं, बेडरूम में भी होते हैं, सब जगह गमले। तो ये सब अतिरेक होता है। देखो ये सारे के सारे है ना वो आपको नुकसान कर सकते हैं, जो उसका अतिरेक होता है। इसमें सारे के सारे पौधे हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो पौधे ठीक है चलो, लेकिन 50-60 वो जो गमले लगाना तो उसमें बार बार वो नमी बनी रहती है। फिर ये घर के आजू बाजू कुछ लोगों के घर के आसपास वो कूड़ेदान होता है, तो उसमें कुछ लोग ना आग लगा देते हैं, तो उसमें घंटों तक वो उसमें से धुआं निकलता रहता है। उसके आजू बाजू में रहने वाले
अभी कूड़ेदान में तो वो टायर है, कचरा है, सब कुछ डाला होता है, लेकिन वो जलेगा तो उसका अंदर वो जो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, पता नहीं कितने सारे अंदर वो अलग अलग प्रकार के कचरे होते हैं, तो सब जलेगा तो उसका अलग से अलग प्रकार का उसमें जहरीली गैस निकलेगी। ये सारे के सारे कारण है, उसको भी बचना है। फिर ये कुछ मसान में बार बार जाते रहते हैं, कुछ सेवाभावी लोग होते हैं, तो लावारिश लाशों को जो इसे अंतिम संस्कार करने के लिए तो स्मशान का धुआं बार बार उसको लेते रहते हैं, तो वो भी नुकसान करता है। कोई मार्बल की फैक्ट्री का जो कटाई और घिसाई का काम होता है वहाँ पर काम करते हैं, या कोटा स्टोन वगैरह का, तो उसमें भी ये चांसेस बढ़ जाता है ईपीसी में होने के। तो ऐसे बहुत सारे व्यवसाय भी हैं और बहुत सारे कारण भी है जिस वजह से हमारे फेफड़े के अंदर दूषित हवा, जहरीली हवा भी जाती है। देखो दूषित होना तब तक तो ठीक है, लेकिन जहरीली गैस अगर जाती है तो हमारे शरीर में, देखो प्राणवायु है, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन कम मिलेगा और उसके बदले जहरीली जो भी अलग अलग प्रकार की गैस जाएगी तो हमारे लिए वो नुकसान होने वाला है, वो तो पक्का है। फिर ऐसे उसमें फैक्टर्स में से वो बचना है तो वो ऐसे व्यवसाय है तो उसमें थोड़ा बहुत अवकाश लेना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, या फिर वो नौकरी की जगह है उसके अंदर थोड़ा उसका प्रिकॉशन भी लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो ऐसे जो वर्कर्स या कामदार होते हैं तो उसको ये आगे चल के एक दिन में ये सब कुछ नहीं होता, ये सब निदान सेवन की कैटेगरी में आता है। और जो भी ऐसा निदान सेवन बार बार करते रहेगा, बहुत लंबे अरसे तक होता रहेगा, फिर उसका उम्र भी बढ़ेगा, तब जाके उसको फिर बाकी बचता है तो स्मोकिंग। ये सारे फैक्टर तो चलो हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन स्मोकिंग छोड़ना या कम करना या ना ही चालू करो तो वो सबसे उत्तम है, ये तो हमारे हाथ में है। लेकिन ये स्मोकिंग चालू हो जाने के बाद कई सालों के बाद जो भी चिकित्सक के पास आता है, चिकित्सक के बाद सुनकर बाहर जाकर हंसते हैं। मैंने खुद भी देखा है, हमारे सामने तो छोड़ देगा, बाहर जाकर पाकिट निकाल के वो स्मोकिंग करने का चालू कर देता है। तो ये देखो, हम तो हमारा काम तो अब अच्छे से करना है, लेकिन इन लोगों को भी समझाना जरूरी है। पब्लिक में से बहुत कम लोग ऐसे ये व्यसन को छोड़ सकते हैं। हाँ, तो ये भी एक स्मोकिंग का मामला है ना, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए सबको। इसमें ये एकदम दूषित, दुर्गंधी तो बदबूदार ये गैस फेफड़ों में जाता है, तो श्वास प्रणाली की जो भी छोटी छोटी सेल्स होती है वो धीरे धीरे उसके अंदर सूजन आती है, फिर उसमें थोड़ा कड़कपन आता है, वो एकदम हार्डनेस आ जाती है, तो उसका जो लचीलापन है वो भी कम होने लगता है। तो ऐसे एक एक कारण से आपको अलग अलग बीमारी मिलेगा। मॉडर्न साइंस में उसका अलग अलग नाम लिखा है, ठीक है चलो, लेकिन एक ही शब्द में लिखा है, प्राण वह स्रोत दुष्टि। एक सूत्र में या एक शब्द में हमको ये सारा का सारा समझा दिया है। अभी पल्मोनोलॉजी बहुत आगे एडवांस हुआ है, अच्छा है, समझना है, सीखना बहुत अच्छा है, लेकिन प्राण व स्रोत का दृष्टि उसको लेकर ही हमें सामने चलना है। अब उसकी दृष्टि कैसे हुई, क्यों हुई, उसको हिस्ट्री लेना है, उसके बाद में उसका डायग्नोसिस होगा। तो ये फेफड़ों के अंदर जो सांस की नली के जो छोटे छोटे सेल्स है, वही तो हमारे लिए ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लेने का काम करती है और साथ में उसी सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, ये दोनों काम आसानी से हो जाता है। जैसे हम पलक झपकते हैं उसी तरह वो 24 घंटे चलते रहता है। 24 घंटे जैसे हार्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह लंग्स भी इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे जब तक जो भी बच्चा जन्म लेता है वहां से लेके उसके आखिरी सांस तक, बोलते हैं ना, अभी उसकी सांसें रुक गई, उसी को मृत्यु का भी एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। भले ही ब्रेन डेड होता है तो भी उसकी सांसें चलती है, लेकिन वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता रहता है वो एक एक सेल्स की वजह से ही होता है। ये हमें ध्यान रखना, और एक एक सेल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अच्छे से उसका शोधन होता रहे, उसका वो यापन होता रहे। इसीलिए तो आयुर्वेद में सद्वृत्त और निदान परिवर्जन का हमको उसको चरक आचार्य ने, सुश्रुत ने, ये सब रोहतरे में लिखा है, तो हमें उसको फॉलो करना है। जितना हम परहेज रखेंगे उतना ही हम ऐसे एम्फीसीमा जैसे रोग से हम बचाव कर सकते हैं।
क्योंकि ये सांस की जो नलियां है उसके अंदर जो फेफड़े के जो सेल्स है उसकी जो दीवारें होती है वो बहुत नाजुक होती है, बहुत पतले होते हैं, और उसमें सूजन होना और लंबे समय तक उसके मेम्ब्रेन में उसको म्यूकस या कफ का जम जाना, या फिर उसका वो अंदर स्वेलिंग हो जाना, तो उसका उसका फंक्शन है वो अल्टर करेगा। तो वो क्या है, वो एक दूसरे के साथ वो सेल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, ऐसे अलग होने चाहिए उसका सेल्स, उसके बदले एक सेल दूसरे सेल के साथ एकदम ट्विस्टिंग जैसा कर देते हैं। और उससे होता क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवागमन होता है, हाँ आवागमन मतलब इनहेलेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ये सब दोनों काम होता है ना, वो उसमें डिस्टर्ब होता है, उसमें विक्षेप होता है, और धीरे धीरे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका निष्कासन मतलब बाहर निकलना थोड़ा कम होने लगता है। 24 घंटे में अगर 0.05% भी अगर किसी को कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रेसिडुअल रह जाएगा, बच जाएगा, तो भी उसको लास्ट में जब मतलब रात को सोते वक्त या कोई रेस्ट करते वक्त उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको वो उसकी सांसें फूलने लगती है, तो और साथ में उसमें वो कफ का भी जमावड़ा होने लगता है, तो उसको बाहर निकालने का कोशिश करेगा, वही तो कास रोग है। ठीक है, तो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बचा रहेगा और ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम हो जाएगा, और ये दोनों साथ चलेगा, उसी में से उसकी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसकी सांसें फूलने लगती है। ऑक्सीजन की कमी तो पूरी करनी ही पड़ती है हर एक को, तो हर एक लंग को और हर एक सेल्स को उसको ये सब काम करने लगता है। अब ये सब काम नहीं हो सकता है जब ये फेफड़े है ऐसे ये बहुत सारे निदान इकट्ठे होते हैं, तब जो फेफड़े होते हैं वो अपने काम फंक्शन ठीक से कर नहीं सकते, और मैंने जो पहले ही बताया कि ये दो सेल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ऐसे कई सेल एक दूसरे के साथ जमावड़ा होने लगते हैं, तो जैसे वो उसका एक्सपेंशन होता है उसके बदले वो सुकून लगते हैं, है ना। कुछ ये ग्रेप्स वगैरह है आपने देखा होगा, काली किशमिश है या ग्रेप्स है, तो जो ताजी होती है तो उसके अंदर अच्छा सा पानी जल वगैरह होता है, उसका द्राक्ष का जल होता है, लेकिन वही उसको ड्राई फ्रूट बन जाता है तो वो कैसे एकदम सिकुड़ जाता है। ठीक वैसे ही ये लंग्स है, उसकी जो मेम्ब्रेन्स है उसके लिगामेंट्स है उसके सेल्स है वो एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं, तो वो फेफड़े धीरे धीरे करके फेफड़ों की साइज छोटी हो जाती है, और उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट और उसका मैनेजमेंट वो सब करना पड़ता है, वो बहुत भारी काम है। तो हमें इसको ये एम्फीसीमा जैसा रोग ना आए उसका में बहुत केयर लेना होता है, उसको पेशेंट को खास समझाना है कि आपको ये इसके जो उसके जो फैक्टर्स है जो दूषित वायु आने ना पाए वो देखना है, तो उसी को आयुर्वेद में निदान परिवर्जन बताया है। तो निदान परिवर्जन यहाँ पर बहुत बहुत जरूरी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ये स्मोकिंग बंद नहीं करता या कोई ऐसा व्यवसाय नहीं छोड़ेगा तो धीरे धीरे करके उसका वो इमरजेंसी में भी उसका लंग्स काम नहीं करेगा, लंग फेल्योर हो सकता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और इसका एक्सरे करने से डायग्नोसिस आराम से कर सकते हैं। फेफड़े सिकुड़े हुए मिलते हैं, डेफिनेटली वो एम्फीसीमा है, श्वास रोग में लंग्स सिकुड़ते नहीं है। इसी रोग को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की कैटेगरी में भी उसमें सबसे पहले इसीलिए मॉडर्न साइंस में रखा गया है। अगर इसका सही वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो ये प्राण घातक भी बन सकता है। ठीक है, अभी एक दूसरा रोग लेते हैं ब्रोंकाइटिस। देखो लंग्स में शुद्ध हवा पहुंचाने में सांस की नलियां है ट्रेकिया, और उसकी जो अलग अलग ब्रांचेस है ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई में से उसके छोटे छोटे सेल्स में ब्रोंकियोल्स उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब जानते हैं हम लोग। तो सांस की नलियों में जो ये नाक में से जो हवा जाती है, सांस की नली है वो दोनों साइड में डाइवर्ट होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, दोनों लंग में जाती है। अभी उस सांस की नली में सूजन आना वही ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, सांस के ले में तकलीफ तो उसमें भी होती है, लेकिन उसका एक खास लक्षण है कि गले में खराश रहती है, अब खांसते वक्त आसानी से वो कफ निकल जाता है, ये दूसरा लक्षण है।
और बार बार उसको फीवर रहता है, ये तीसरा मुख्य लक्षण है। चौथा लक्षण, बहुत छोटे छोटे सेल्स में उसमें सूजन आती है। ये चारों लक्षण श्वास रोग में नहीं मिलते हैं। ये चारों के चार लक्षण ब्रोंकाइटिस में मिलना ही चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन 2-3 तो मिल ही जाएंगे। जो गले में खराश होना या उसमें कफना, लेकिन सांस के रोग जो पेशेंट रहते हैं उसको कफ बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। अगर सरल सहायता कफ निकल जाता है वो सांस रोग नहीं है, वो अलग है, ब्रोंकाइटिस या दूसरा कोई डिजीज हो सकता है। तो ब्रोंकाइटिस को और अस्थमा को इस तरह से हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लंग्स के अंदर जो एम्फीसीमा होता है, ठीक इसी तरह एक दूसरा रोग है लंग फाइब्रोसिस। देखो, ये लंग्स का कार्य क्या है? सांसों का चलाना। इंस्पिरेशन करके वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में लेके आता है, खींच लेता है, और एक्सपिरेशन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। उसको अपान वायु बोलते हैं। अपान वायु वही नहीं है जो गुदा से निकलता है ना, वो हमारे सांस में से, फेफड़े में से जो निकलता है वो भी अपान वायु है। तो प्राणवायु का अंदर समावर्तन करना, उसको बाहर निकालने का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंगार वायु है उसको बाहर निकालना, वो उसका प्राकृतिक कार्य हुआ। ये तो सब समझते हैं। लेकिन लंग के छोटे छोटे जो सेल्स है उसको ब्रोंकियल्स में भी आगे जाते हैं तो एल्वियल्स बोला जाता है। ठीक है। अभी जब इन सेल्स की जो स्थिति स्थापकता होती है, जैसे रबड़ का वो जो बॉल होता है तो कैसे एकदम सॉफ्ट होता है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, उसकी लचीलापन होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब भी सांस लेता है कोई रोगी तो आसानी से वो फूलता है। जैसे हम गुब्बारा फुलाते वक्त उसके अंदर वो हवा भरते हैं तो गुब्बारा ऐसे आसानी से वो बड़ा हो जाता है, और जब हवा निकलते तो ऐसे आराम से वो सिकुड़ भी जाता है। तो ये उसकी जो इलास्टिसिटी का काम है, वो उसका लचीलापन है, वो कम होना, वही फाइब्रोसिस है, और कुछ नहीं होता। तो इससे होता क्या है कि ऑक्सीजन है वो उसकी जो आपूर्ति होनी चाहिए वो थोड़ी कम हो जाती है, धीरे धीरे करके, सडनली कुछ नहीं होता। और बार बार पेशेंट को कष्टपूर्वक श्वास लेना पड़ता है। तो ऐसे बार बार ये सांस को जो कष्टपूर्वक लेना पड़ता है, तो वही तो हुआ शॉर्ट ब्रीदिंग। और उसका निदान सेवन में सबसे पहला सारे के सारे निदान जो है वो अस्थमा जैसे ही है, लेकिन कभी कभी पारिवारिक वृत्त या जो इसको फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं उसका भी इसमें एक लक्षण मिलता है। जैसे श्वास रोग में भी पारिवारिक वृत्त मिलने का संभावना रहता है, इसी तरह एम्फीसीमा का पेशेंट है, फिर ये फाइब्रोसिस का, इन दोनों में भी फैमिली का हिस्ट्री मिलने का चांसेस रहता है। ऐसे पेशेंट है उसको सारे शरीर में वीकनेस आती है, पूरे बॉडी में वीकनेस बहुत रहती है, और सांसों को खास करके अंदर लेने में बहुत तकलीफ होती है। और नतीजा ये होता है कि उसको सांस लेने में और बाहर निकलने में दोनों में तकलीफ पड़ती है। और चलने फिरने से या कामकाज करने से वो नेचुरली किसी की भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और ये एक तरफ से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, दूसरी तरफ सप्लाई कम हो जाती है। तो लंग्स को धीरे धीरे करके वो उसका काम ज्यादा करना पड़ता है और जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ऐसा बार बार होता है तो उससे उसके जो फेफड़े होते हैं वो भी दुर्बल हो जाते हैं, वो वीकनेस आ जाता है। और फिर भी काम का बढ़ाव तो दबाव तो बढ़े ही रहता है। तो नतीजा ये होता है कि उसकी छाती में भारीपन होता है, उसको वेदना होती है जब भी सांस लेता है, तब उसमें ग्लानि, अंगमद, सूखी खांसी आना, कभी कभी सीवियर ये डेबिलिटी का फीलिंग आना, शरीर में एकदम भारीपन, जैसे किसी को दबा कर रखा हो ना, ऐसा छाती को दबा दिया हो ना, ऐसा लगता है उसको। तो उसका जो इंटरकोस्टल जो मसल्स होता है, जो रिब्स है, वो रिब्स के दोनों के बीच में भी उसको पेन रहता है। तो हर एक सांस के वक्त उसको छाती में दर्द रहता है, पार्श्वशूला में जिसको बोलते हैं। तो इंटरकोस्टल जो पेन होता है उसमें भी उसका वो मेन लक्षण है। और ये बार बार ऐसा होता है, उसमें कफ का जमावड़ा भी होने लगता है, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा लेकिन निकलेगा नहीं,
क्योंकि कफ थोड़ा ही होता है, तो वो सूखी खांसी होती है उसको। तो ऐसा ये लक्षण बार बार आपको अगर मिलता है या अलग अलग लक्षण मिलता है, तो ऐसे पेशेंट को घरेलू, ये अदरक का ले लो या आप तुलसी का पत्ता ले लो या हनी खा लो, ऐसे घरेलू उपाय बाद में करना है। किसी डॉक्टर के पास उसका, या पर्मेनोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, कोई आयुर्वेद का भी डॉक्टर हो वो भी, लेकिन उसका भी उसको रेफरेंस देकर उसका परामर्श जरूर लेना चाहिए। और इसका निदान परिवर्जन भी बहुत आवश्यक बन जाता है। और प्राणायाम जैसी लंग्स की एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, तो उसका जो ऑक्सीजन का जो कमी है, जो घाटी होती है, वो आराम से वो मैनेज कर सकता है। साथ में उसको विश्राम भी देना है। एक्स्ट्रा जो वर्कआउट है, जो उसका एग्जाम, पेशेंट का एग्जामिन करते वक्त उसको खास पूछना है प्रश्न परीक्षा में। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं या मजदूरी करते हैं या जिम में जाते हैं, तो स्विमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, तो उसको एज ए पेशेंट है उसको वो सब बंद कराना है। अननेसेसरी मूवमेंट या एक्सरसाइज या मजदूरी या पैदल चलना, ये सब नहीं करना चाहिए। साथ में उसको पौष्टिक खाना भी देना चाहिए। तो क्या है, उसको थोड़ा जो उसका बॉडी के अंदर जो वीकनेस है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको, और लघु पथ्य आहार बोला है, देखो प्रोटीन का डब्बा मत देना, यही तो गलती करते सब, पेशेंट हो या डॉक्टर हो। तो हमें वैद्य है तो हमें तो उसको मुंह का पानी देना है, उसको लघु भी है, पथ्य भी है, दीपन पाचन भी है ना। तो हमें ये सब संप्राप्ति के जो फैक्टर्स है उसके लिए वो टोटली उल्टा है, तो मुंह का पानी उसको देना है। तो डेबिलिटी वगैरह भी वो आराम से मैनेज कर सकते, क्योंकि ऐसे पेशेंट ज़्यादा खाना खा नहीं सकते। अगर खा भी लिया जबरदस्ती तो हजम नहीं कर पाएंगे, तो वीकनेस तो बना रहेगा और सांस फूलती रहती है, वो तो अलग। अगर ये ऑक्सीजन की कमी और भी ज़्यादा हो गई तो ये आगे चल के ये बहुत खतरनाक, ये लंग फेल्योर की तरफ भी जा सकता है। तो ये लंग फाइब्रोसिस को हल्के में नहीं लेना है। ये भी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक्सरे से आपको पता चल जाता है उसमें। तो सिकुड़ा हुआ दिखता है, तो व्हाइट कलर का मैटर वो थोड़ा कम हो जाता है, एकदम सिकुड़ा हुआ, जैसे वो काली किशमिश कहते हो, कैसे सिकुड़ा होता है ऐसे दिखता है। लेकिन श्वास रोग में फेफड़े सिकुड़ते नहीं है। और एक बात देता हूँ, लंग एम्फीसीमा है, उसको अगर शुरू में अगर मैनेज कर लिया 6 महीने में, 8 महीने में, तब तक ठीक है। लेकिन 1 साल चला गया तो फिर तो उसको बचना मुश्किल ही है। वो 2-4 साल से ज्यादा जीता भी नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ, ये किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेडिकल फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसीलिए इसकी गंभीरता से हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। उसको लंग्स का जो मामला है, उसको वो वेंटिलेटर भी काम नहीं करेगा। तो ये आजकल ये कोरोना के बाद तो इसकी संभावना बहुत बढ़ गई है, और कभी कभी तो ऐसे लंग ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ता है, लेकिन वो बहुत रिस्की है। बड़े बड़े सर्जन भी उसको जहां तक हो सके टालने का कोशिश ही करेंगे, देखना, क्योंकि उसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है और वो भारी खर्चीला है भाई। कॉमन मैन या मिडिल क्लास का पर्सन है वो नहीं कर सकता। फिर इसकी पेशेंट की उम्र और साथ में उसकी दूसरी व्याधि भी तो उसमें अंतराल की तरह आता है ना, वो भी तो बीच में आते हैं। अकेला एम्फीसीमा तो नहीं होता, साथ में उसको डायबिटीज, बीपी, ये भी होता है। या फिर किसी को लंबे समय तक, एक दूसरे कारण है, लंबे समय तक किसी को वेंटिलेटर पर रखा गया हो, रीजन कोई भी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई वेंटिलेटर पर 2-3 महीना 4 महीना रखना पड़ा, तो ऐसे पेशेंट में लंग फाइब्रोसिस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और उसका कोई चारा ही नहीं है वेंटिलेटर के ऊपर रखने के सिवाय। तो ये थोड़ा सोचना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, उसको पहले से ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा एक बहुत घातक रोग है लंग का कैंसर। इसमें काश ही एक ऐसा लक्षण है जो श्वास रोग में भी मिलता है, ठीक है। और दूसरा एक लक्षण है रक्तस्थिवन या रक्त छर्दी, और तीसरा लक्षण है वजन का घटना। ये 3 में से एक भी लक्षण श्वास रोग में नहीं मिलते हैं। तो अगर ये 3 लक्षण मिलते हैं, किसी को खून आता है या किसी को ब्लड का वॉमिट होता है,
तो लंग कैंसर के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, उसको सोचना है, ध्यान में रखना है। देखो सारी की सारी बातें पेशेंट को नहीं बताई जाती सीधे सीधे, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ये प्रोविजनल डायग्नोसिस मान के चलना है। हम दूसरा ओपिनियन ले लेते हैं या दूसरा इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, ऐसा करके हमें थोड़ा वक्त निकाल देना है। 1-2 दिन में हम उसको उसका दूसरा लक्षण देखना है, साथ में उसका डिटेल हिस्ट्री लेना है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, वो बहुत जरूरी है। और कैंसर के पेशेंट के लिए तो स्मोकिंग बहुत इम्पोर्टेंट और एकदम रिस्क फैक्टर में आता है। और दूसरा है ये रैंडम एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। देखो ये एक्सरे के आजू बाजू में जो वर्कर्स काम करते रहते हैं या रेडियोलॉजिस्ट है, तो ऐसे पेशेंट तो रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई टेक्नीशियन वगैरह, तो उसको लंग कैंसर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो फिर उसके आजू बाजू में रहने का जो घर का वातावरण है, उसका प्रदूषित वायु का लेता है, या किसी एस्बेस्टोस का जो एक्सपोजर मिलता है, एस्बेस्टोस है उसका फैक्ट्री में काम करता है या उसका आजू बाजू में कोई रहने का है, या फिर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, वो भी तो इसमें काम कर जाता है। तो लंग कैंसर में ये सब फैक्टर्स को ध्यान देना है। इसमें एक दूसरा एक लंबा टिटन माइस्थेनिक सिंड्रोम आता है। ये इसमें ये लंग कैंसर में बहुत इम्पोर्टेंट उसका लक्षण है। इसमें होता क्या है, दोनों कंधों के मांसपेशियों में वो बहुत दुर्बलता का अनुभव होता है। देखो राजयक्ष्मा के अंदर वो एक लक्षण आता है अंश पार्श्वाभितापश्च, तो ऐसा ही लक्षण लंबर इटॉन माइस्थेनिक सिंड्रोम है। तो लंबर इटॉन माइस्थेनिक सिंड्रोम है, उसमें होता कुछ नहीं है, दोनों शोल्डर है उसको पीछे के भाग में, उसमें बहुत बहुत दुर्बलता का अनुभव होता है। पेन कभी कभी जरूर होता है, लेकिन जो राजयक्ष्मा में जो अंश पार्श्वाभिताप बताया है, मतलब उसमें जो जलन होता है वो जलन उसमें नहीं होता है। ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश वर्ड से हमें वो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें वो मेन काम क्या है, कुछ डिफ्रेंशिएट करना है कि ये इसमें है, ये इसमें नहीं, ये नहीं है, बस, ठीक है। तो राजयक्ष्मा भी नहीं है और ये कैंसर है, ये डेफिनेटली कैंसर ही है, उसको पता करने के दूसरे भी लक्षण होते हैं, बायोप्सी वगैरह भी करता है। तो ऐसे पेशेंट है उसमें कुछ सामान्य कार्य भी करता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करता है, तो उसको ये सारे के सारे लक्षण है जो दोनों कंधों के पीछे जो दुर्बलता का अनुभव थोड़ी देर तक वो उसको फील करता है, ठीक है। थोड़ा सा रूटीन काम करे या कपड़ा पहनेगा या नहाने के लिए चला जाएगा, तो फिर उसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया है फिर भी उसको अच्छा लगता है, पूरा दिन उसको शांति से चला जाएगा, ठीक है। तो वो लक्षण राजयक्ष्मा में नहीं मिलता। देखो ये दोनों में अंतर है। अस्थमा की बात तो ठीक है, लेकिन राजयक्ष्मा और ये लंग कैंसर, इन दोनों में भी हमें साथ में ये चल रहा है। तो ये वास्तव में ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये जो सिम्टम मैंने बताया लंबर इटन माइस्थेनिक सिंड्रोम है, वो वास्तव में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जो स्पाइनल कोड होता है जो गर्दन के अंदर, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है। लेकिन ऐसे कोई भी लक्षण अस्थमा में नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसको तीव्र ये जो उरशूल होना, न्यूमोनिया होना, एम्फीसीमा होना या ब्रोंकाइटिस में, इसमें से किसी एक का इसमें हिस्ट्री मिलेगा। देखो एक लंग कैंसर का पेशेंट है, उसको ये 4-5 जो रोग बताया, सीवियर ब्रोंकाइटिस या एम्फीसीमा, भले ही वो तो ठीक भी हो गया, न्यूमोनिया का उसका कोई 4-5 रोग का कोई एक रोग का हिस्ट्री मिलेगा। और खास करके उसको गले में हमेशा वो खराश बनी रहती है, जैसे ब्रोंकाइटिस में बोला इस तरह से। तो उसका दोनों से अंतर है, सभी ब्रोंकाइटिस का पेशेंट कैंसर का नहीं होता है, ठीक है। तो उसका अभी ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, उसकी आवाज अच्छी रहती है, आवाज बदलती नहीं है। लेकिन कैंसर है लंग कैंसर, तो उसकी आवाज भी बदल जाएगी। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट उसका लक्षण है। अब फिर उसको पूरे बॉडी में जो भी जॉइंट है, पूरा बॉडी में जॉइंट पेन रहता है, और
धीरे धीरे छोटी छोटी सांसें ले पाता है, और वो भी सांसें लेता है वो भी बहुत तकलीफ से आती है, उसको कष्टपूर्वक सांसें आती है। तो लंबी, धीमी और गहरी सांसें लेना माने उसके लिए तो सपना सा बन जाता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो लंबी, गहरी और धीमी सांसें ले सकता है, उसको कैंसर नहीं होता है। उसको दूसरा बीमारी हो सकता है, लेकिन ये उसका कार्डिनल सिम्टम हम जान सकते हैं। ये तीसरा उसका मुख्य लक्षण है कैंसर के अंदर, लंग कैंसर में। तो चौथा लक्षण आता है, तो उसमें ये जो आंखों की जो पुतलियां होती है, नेत्र वर्त में बोला है तो पिपल्स है, पिपल्स के ऊपर जो आईलिड्स है, तो उसमें किसी एक आंख के नीचे की तरफ उसको झुक जाना बोलते हैं, तो उसको झुक जाता है उसका, ठीक है। तो कभी उसकी जो पिपिल होती है उसके अंदर जो काला जो कृष्ण वर्तमा है ना, आयुर्वेद में बोला है कृष्ण वर्तमा, वो बहुत छोटी हो जाता है, ठीक है। और एक साइड का राइट साइड या लेफ्ट साइड पर इसको ये पिपिल छोटी होता है। फिर राइट या लेफ्ट साइड का जो फेस होता है, फेस के अंदर तो किसी एक साइड में उसको बहुत ज्यादा पसीना आएगा। ये आपको पांचवा लक्षण है लंग कैंसर के लिए, ये ध्यान में रखना है। तो ये किसी एक साइड में पसीना आना, देखो पूरे बॉडी में या पूरे कपाल में पसीना आना, ठीक है, वो तो कोई दूसरे कारण से भी होता है, लेकिन हाफ साइड में पसीना, जैसे ये फेशियल पैरालिसिस में कैसे वो एक साइड का संज्ञान चला जाता है, कि किसी तरह हाइट्स एक साइड में उसको पसीना बहुत आएगा। उसको फिर उसका जो आईलिड है उसको मैंने बोला ना, एक तो वो पिपिल छोटी हो जाती है, और आईलिड है तो एक साइड का आईलिड है वो ऐसे बंद हो जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो ड्रॉपिंग आईलिड, इसको हॉर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। दूसरी साइड का नॉर्मल होता है, वो चाहते हुए भी वो आंखें खोल नहीं सकता, लेकिन एक साइड का आईलिड है वो उसका ड्रॉपिंग होता है, उसको नीचे चला, उसको खोल भी नहीं सकता, खोलते तो भी वो नीचे गिर जाता है। ये हॉर्नर सिम्टम बोला जाए। ये पांचवा लक्षण है। छठा लक्षण है हाथों की जो उंगलियां होती है, ये जो जो नाखून होते हैं उसमें वो क्लबिंग मिलता है, नेल क्लबिंग एकदम साफ दिखेगा आपको। ऐसे वैसे ये हार्ट डिजीज में भी ये मिलता है, ऐसा नहीं कि इस लंग के से भी, दूसरे भी बहुत सारे रोग हैं, लेकिन दूसरे लक्षणों के साथ अगर ये नई क्लबी भी मिलता है तो वो भी इसका छठा लक्षण है लंग कैंसर के लिए। तो हमें बहुत संभाल कर इसका हिस्ट्री लेना होता है, उसका थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना है। भले ही कैंसर का पेशेंट का आज तक किसी के पास ज़्यादा कुछ इलाज नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना या उसको सही जगह पर भेजने के लिए ये सारे लक्षण हमको सबको ध्यान में रखना है। नेल क्लबिंग अगर मिलता है तो ऐसे नेल क्लबिंग वाला और दूसरे जो आपको 5-6 लक्षण पहले बताए, ऐसे लक्षण भी मिलते हैं, तो डेफिनेटली उसको 80% पेशेंट में उसको लंग कैंसर पाया जाता है। उसका बायोप्सी या इन्वेस्टिगेशन या एक्सरे, एमआरआई तो बात की बात है, आप शुरू में ही उसका संभावना हो सकता है बता सकते हो, तो किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जरूर भेज देना है भाई। उसमें अकेला आयुर्वेद का ट्रीटमेंट मत करना। भले ही आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे उसके कैंसर के लिए मेडिसिन वगैरह बताया है, लेकिन आज तक किसी वैद्य ने लंग कैंसर को ठीक किया हो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास किसी के पास है तो मुझे बता देना, लेकिन उसका डायग्नोसिस करना, उसको सही जगह पर भेजना, तो एज ए फिजिशियन हम सबका कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट का उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद उसका फेस के ऊपर देखना है पहला, फिर दोनों ये जो शोल्डर है उसका भी बताया मैंने, फिर वो गर्दन का भाग है वहां पर भी उसको पेन है कि नहीं वो देखना है, और उसको पूरा फेस के ऊपर या किसी एक साइड में उसको सूजन भी होता है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। इसको सबको हमें डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। ऐसे लक्षण के ऊपर उसका चेहरा है वो एकदम फूला हुआ रहता है, वो पफ्फीनेस रहता है, बार बार पफ्फीनेस बन जाता है, आंखें हैं जैसे चाइनीज लोगों का कैसे वो चिकुड़ जाता है, ऐसे वो पफ्फीनेस रहता है, वो उसका फूल जाता है उसका, और उसको चेस्ट में पेन होता है, साथ में उसको स्टमक में भी पेन रहता है। तो बार बार वो खाना खाएगा या कभी कुछ करेगा, जूस पिएगा, तो उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आहार विशेष या कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन है उससे होता है, ये भी नहीं है।
ठीक है। उसमें ये बहुमूत्रता होता है, ये पोलियूरिया बहुत होते हैं, उसको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अब पेशाब जाएगा तो सीधी सी बात है उसको प्यास भी लगेगा, क्योंकि उसका वाटर लेवल कम होगा तो प्यास लगेगा ही। तो वो आपको छिन्न श्वास और वो उसका आपको मैंने पहले ही बताया था, उसमें आगे आता है उसका लक्षण, उसका रिएक्शन मिलता है उसी के। देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि प्राणवायु स्रोत का दृष्टि है, अभी उसमें अति प्रवृत्ति संगोवा ऐसे जो बताया ना वो लक्षण हमें ध्यान में लेना है। तो इसमें ये संग भी है और प्राणवायु स्रोत की दृष्टि भी है, ठीक है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि इसका पेट का पफीनेस वगैरह है कि नहीं, और फिर वो बार बार पेशाब जाता है कि नहीं वो देखना है। वो बार बार वो यूरिन जाएगा तो उसका वो शरीर में जो अप धातु है, वो रस धातु है, उसका क्षय होगा, तो उसको पूर्ति होगी करने के लिए उसको पानी बार बार पीना पड़ेगा। अभी ये कोई अनकॉन्शियस हो गया है, तो इसीलिए तो ड्रिप लगाते हैं कि वो पेशेंट है उसको डिहाइड्रेशन ना हो, भले ही पेशेंट कोई भी है लेकिन उसको ड्रिप लगा देते हैं तो डिहाइड्रेशन से जो बच जाते हैं, है ना। तो ये बार बार उसको पानी लेना पड़ता है जो, तो ऐसे पेशेंट में उसमें यूरिन बार बार जाएगा तो थक जाएगा। अकेला यूरिन थोड़ी निकलेगा, उसमें पोटेशियम सोडियम वैसे जो ट्रेस एलिमेंट है नाइट्रोजन वगैरह वो भी तो निकले जाएगा ना। तो इसकी वजह से उसको थकान भी रहती है और बार बार आना जाना होता है। एक तो पहले से ही डेबिलिटी होती है, उसके ऊपर वो ऐसे बार बार जाने पड़ेगा तो उसको पूरा बॉडी में थकान लगेगा और जॉइंट पेन भी होगा पूरे बॉडी में। और नतीजा ये होगा कि उसको चलने फिरने में भी तकलीफ होगी, उसके फेफड़े वो भी सांस लेने में भी उसके बहुत कष्ट होता है, और सांस लेते और छोड़ते दोनों के वक्त लंग्स में उसका विस्लिंग साउंड भी मिलता है। फिर नेजल ब्लॉकेज होता है, नेजल पॉलिप्स हो जाता है, कभी साइनसाइटिस होता है, स्नीजिंग होता है, कभी सांस मुंह से लेना पड़ता है, डिस्निया जो होता है वो भी होता है। तो ऐसे लक्षण बार बार चेंज भी होते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सभी सभी लक्षण एक साथ मिलेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और ऐसे पेशेंट को बार बार इनहेलर्स या नेबुलाइजर या पंप ऐसे उसका उपयोग करना पड़ता है, तो उसको मैनेज कर ले तो अच्छा रहता है उसको। लेकिन लंग कैंसर में अगर उसको ट्यूमर वगैरह हो गया तो उसको अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है, ऐसा ये नेबुलाइजर इनहेलर से। तो अंदर उसका गांठ वगैरह हुआ है कि नहीं वो हम एमआरआई या सीटी स्कैन से या एक्सरे से हम पता कर सकते हैं। तो ये श्वास रोग और लंग कैंसर में साम्य और वैषम्य दोनों पाए जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो सभी के पास ऐसे लंग कैंसर के पेशेंट नहीं आते हैं, लेकिन जिसके भी पास आएगा तो उसको ये थोड़ा याद रखना है, इसको पेशेंट में ऐसे उसको सीटी स्कैन या बायोप्सी भी जरूरत पड़े तो कराना पड़ता है, तो उसका पता लग जाता है, वो तो पता चल जाता है उसमें। और किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को या ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। या आयुर्वेद का मेडिसिन से देखो हीरक भस्म वगैरह कुछ वैद्य लोग उसको सक्सेसफुली यूज करते हैं कैंसर रोग में, लेकिन आज तक मैंने फेफड़े का कैंसर आयुर्वेद की दवाई से ठीक है तो वह मैंने नहीं देखा है। कोशिश जरूर कर सकते हो, लेकिन आपको उसको पहले उसका कंसेंट लेटर ले लेना है, या फिर दूसरा ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ भी आपको उसका पैरेलल मेडिसिन चलाना है। देखो 2 थेरेपी का मेडिसिन अगर साथ में चलाना है, सीधी सी बात याद रखना है, एक दवाई 8 बजे लिया है तो दूसरी थेरेपी का दवाई 9 बजे लेना है, बस 1 घंटे का ये मुझ में अंतर रखना है। एक दूसरा रोग आता है अभी आज न्यूमोथोरेक्स होता है। देखो अस्थमा और न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोनिया अलग है, न्यूमोथोरेक्स अलग है, ठीक है। तो उसमें ये जो लंग्स के जो बीच में जो हवा भर जाता है और कुछ नहीं होता है, न्यूमोनिया में भी हवा भरता है, लेकिन चेस्ट का कैविटी और लंग्स के बीच में जो हवा भर जाती है, मतलब जो फेफड़ा है उसको फूलने के लिए जो जगह चाहिए, उस जगह के बीच में जो उसका जो लेयर है ना, तो वो उसके बीच में वो हवा भर जाता है, तो फेफड़ा पूरी की पूरी तरह नीचे की तरफ वो नहीं हो पाता है, वही न्यूमोथोरेक्स है भाई। अब वो एक्सरे से आपको पता चल जाएगा तुरंत, उसमें काला भाग है वो एकदम ज्यादा बड़ा हुआ दिखेगा, तो उसको न्यूमोथोरेक्स बोला जाता है, ठीक है। और उसको अगर वो माइनर कैटेगरी में है, प्राइमरी स्टेज में है, तब तो उसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन एडवांस स्टेज में चला गया तो फिर वो कोलैप्स कर देगा, किसी एक साइड का फेफड़ा वो काम करना बंद कर देगा।
अब कभी दोनों साइड में होता है तो उसको डबल न्यूमोनिया, जैसे डबल न्यूमोनिया बोला जाता है, ठीक इसी तरह डबल न्यूमोथोरक्स भी होता है। ठीक है, अगर हवा की जगह उसके अंदर पानी भर गया तो वही प्लूरल इफ्यूजन है। देखो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, तो हमें ये समझना है। ये एक बार आपको ध्यान से याद कर लिया, आपको रटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर पानी भर जाएगा तो प्लूरल इफ्यूजन हो। तो उसमें एक्सरे में एकदम डार्क ब्लैक कलर का वो गहरा धब्बा दिखता है। ठीक है, तो वो एयर भर जाने की वजह से होता है। और कभी कभी इसके पीछे रीजन दूसरे भी होता है, तो उसको जो हार्ट के अंदर जो मीडियास्टिलर जो एरिया है उसको शिफ्टिंग भी मिलता है। हार्ट है किसी एक जगह पर वो ज्यादा खिसक जाता है, जो ऐसे फिक्स होना चाहिए उसके बदले, तो वो उसका वो हार्ट शिफ्टिंग होता है, उसकी वजह से भी ये आपको ये लक्षण मिलता है। कभी कभी इंजरी से भी होता है, कोई कुश्ती करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, या कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें कहीं पर उसको छाती में लग गया, तो भी ये इसका उसका जो ओरिजिनल रचना है वो रप्चर हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसके अंदर हवा भर जाता है। जैसे तो वो सब लंग्स को और हार्ट को तो उसको खिसक देते हैं। तो लंग्स है वो हार्ट की तरफ खिसक जाता है, तो जो हार्ट है उसको दबा देते हैं, तो वो इसका स्थान च्युति बोलते हैं ना जो, तो वो फेफड़े के हैं, उसको अपने उसको भी जगह नहीं देगा, जो अंदर हवा भर गया है वो हार्ट को भी दबा के उसको खिसका देगा। ठीक है, तो ये जो हार्ट का जो शिफ्टिंग मिलता है उसके पीछे ये स्टेबिंग या कुछ हाथापाई हुई या लकड़ी से या छुरी से कहीं पर मारा मारी हुई है, तो कोई झगड़ा हुआ है, कोई भी रीजन है, तो उसको इस तरह से लक्षण मिल जाता है। कभी कभी ऐसे पेशेंट में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का हिस्ट्री भी मिलता है, तो वो भी इसका एक मेन रीजन है। कुछ लोग ये हैवी एक्सरसाइज करते रहते हैं या बहुत लंबे अरसे तक वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं जॉगिंग है या वर्कआउट है, ये सब करते रहते हैं, तो उसको भी ये न्यूमोथोरक्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कुछ लोग खेल खेल में एक दूसरे को मुक्का मार देते हैं, तो उसको ये ट्रॉमा होता है ना, तो ट्रॉमा से भी उसको चांसेस हो जाता है कि उसको ये न्यूमोथोरक्स होता है। फिर टेंशन न्यूमोथोरक्स होता है, लंग फाइब्रोसिस है, ये लंग ट्यूबरकुलोसिस है, या लंग कैंसर अभी आपको मैंने बोला, तो उसके भी वजह से भी ये न्यूमोथोरक्स आगे डेवलप हो सकता है। तो ये उपद्रव स्वरूप या सीक्वल डिजीज उसको बोला जाता है। देखो इसमें लंग्स में एक उसका मैनेज करने के लिए उसके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है, जैसे हम लोग जो प्लेरोसी होता है तो उसमें वो उसका वो पस वगैरह निकालने के लिए ऐसे पंक्चर करके जो निकालते हैं ना उसका पस, ठीक इसी तरह इसके अंदर इसका जो एक्सेस एयर निकलता है उसको एयर निकालने के लिए, जैसे हम लोग वो कुकर में जो विसल लगाते हैं ना तो एक्स्ट्रा एयर निकल जाता है वो जो उसका, तो उसी तरह हम लोगों को उसमें वो ट्यूब लगा कर रखना पड़ता है, तो उसमें से वो एक्स्ट्रा एयर जो निकल जाता है, तो उसका फेफड़े के लिए जो जगह होना चाहिए वो अपने आप बन जाता है, तो वो आराम से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर देता है। ये सारे के सारे लक्षण श्वास रोग में नहीं होते हैं, बस इतना याद रखना है कि हमें इसको डायग्नोसिस करने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक्सरे से सबसे ज़्यादा एक्सरे का रोल है, सीटी स्कैन एमआरआई अच्छी बात है लेकिन वो बहुत कम जरूरत पड़ेगा, लेकिन एक्सरे आप अच्छी तरह से देखने का सीख लो, बहुत मजा आएगा, आपको कभी टेंशन नहीं लगेगा। अभी आज मैं आपको यहाँ पर विराम देता हूँ अपने व्याख्यान का। अभी किसी को कोई सवाल हो तो मुझे पूछ लो। हाँ द्रोणाचार्य जी। हेलो सर, लंग कैंसर में आपने जैसे लक्षण बताए 6, तो क्या जो दूसरे तरह के कैंसर है उसमें भी थोड़ी सी उस तरह की, जैसे आंख में एक तरफ पसीना आना या इस तरह की प्रॉब्लम
हो सकती है, मिमिक कर सकता है दूसरे कैंसर में भी? ये आपको जो लक्षण बताया मैंने, ये लंग कैंसर में देखा जाता है, सब में नहीं। अच्छा, आंखों का दूसरे कैंसर में है भी? तो उसका लक्षण अलग मिलेगा। जी। तो ये डायग्नोसिस करने के लिए और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत जरूरी है। अस्थमा है ही, अस्थमा ही है, हमें वो दूसरे सबको ये नेगोशिएट नहीं करना है। देखो उसको हल्के में नहीं लेना है, लेकिन ये नहीं है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, कुछ लोगों को रिपोर्ट लिख देते हैं, आपने भी देखा होगा, क्या साहब आपने रिपोर्ट लिखवा दिया, हमने करवा भी लिया और रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गया, हमारा फिजूल का 2000 रुपया लग गया। अरे भाई, आपका ये रिपोर्ट नॉर्मल आया तो आपको खुश होना चाहिए या 2000 रुपये का रोना चाहिए? आप मुझे ये बताओ। ये हमारी लोगों को ये बड़ी विडंबना है। देखो डायग्नोसिस करने के लिए ये सब इन्वेस्टिगेशन कराता है कोई भी फिजिशियन, आपके मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फिजिशियन कराता है, वो पेशेंट के भले के लिए तो कराता है। तो डायग्नोसिस करने के लिए जरूरी हो जाता है कि कभी कभार उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो लंग कैंसर है कि नहीं, उसको डायग्नोसिस करने के लिए सीटी स्कैन है वगैरह कराते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये 5-6 लक्षण जो आपको मैंने बताया ना, उसको देखना है, वो तो ध्यान में रखना है। खास करके जो ब्लीडिंग होता है ना उसमें, और वजन घटता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। बाकी सब लक्षण तो दूसरे भी डिजीज में पाए जाते हैं, फेफड़े के डिजीज में। फिर वो काम करता है तो वो आराम से हो जाता है, उसको पेन होता है, लेकिन वो जो है ना, ये लिम्बाडिटम मेस्थेनिक सिंड्रोम है उसको बोलता है। और फिर हार्नर सिंड्रोम, जो मैंने आपको आंख का जो पुतली बोला ना, तो हार्नर सिंड्रोम, ये 3 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लंग कैंसर के लिए। ये तीनों लक्षण आपको नेल में लाके बताई थी, वो थोड़ा सा एकदम से स्पष्ट नहीं समझ में आया। जो नेल में जो हाँ, नेल क्लबिंग बोलते हैं। जैसे देखो, अब मंदिर का गुंबद देखा है कि नहीं? जी, मंदिर का गुंबद तो सबने देखा है ना। अच्छा, पूरियां फूलती है, देखी है कि नहीं सबने? जी जी, है ना। तो नेल का क्लबिंग है, वो ऐसे फूल जाता है, कर्वेचर वाला होता है जी, वो क्लबिंग बोला जाता है। और साथ में उसकी जो आगे की जो उंगली होती है ना, वो भी थोड़ी मोटी हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है जी। तो क्लबिंग है, अननेचुरल सा होके फूल जाना। हाँ, एक सभी को सबको पता है, सभी को मिल जाता है, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन का भी जरूरत नहीं है। अच्छा, वो एक उंगली में होगा कि सारी उंगली में हो सकता है? मल्टीपल फिंगर में, एक में नहीं होता, 4, 5, 6 या हो सकता है 10 के 10 उंगली में भी होता है। लेकिन ये लेट क्लबिंग है, साथ में दूसरे भी लक्षण है, तो डेफिनेटली ऐसे वो 10 में से 8 ऐसा 10 पेशेंट देखा, ऐसा भले लंग कैंसर डायग्नोसिस बाद में होगा, लेकिन ये लंग कैंसर को डिफरेंशिएट करने के लिए ये लक्षण को ध्यान में रखना है। यही लक्षण आपको कार्डियोलॉजी में भी मिलेगा। देखो, है ना, बहुत क्रॉनिक जो हार्ट डिजीज होता है उसमें भी ऐसे ही लक्षण मिलेंगे। लेट क्लबिंग दूसरे भी बहुत सारे डिजीज में होता है, लेकिन लेट क्लबिंग के साथ दूसरा भी है ना ये लक्षण, ये वजन कम होना, और फिर ये हार्नर सिंड्रोम है, इसको ये ध्यान में रखना है। फिर लंबाटिट्रम मैस्थेनिक सिंड्रोम बोला मैंने, LEMS बोलते हैं, LEM सिंड्रोम, है ना। तो लंबाटिट्रम मैस्थेनिक सिंड्रोम है, वो भी एक कार्डिनल सिम्टम है, लंग कैंसर की बात कर रहा हूँ जी। जो कि वो अस्थमा में नहीं मिलता। जो बाकी के जो 5 सिम्टम है वो भी मिलने चाहिए, तो वो लंग की तरफ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, ये डायग्नोसिस के लिए आपको ये सब बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि सब के सब लक्षण सभी डिजीज में मिले ही। ये लंग कैंसर की बात है, कोई भी डिजीज ले लो, अम्लपित्त है तो उसमें सारे के सारे अम्लपित्त के लक्षण मिलेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। पाइल्स का पेशेंट है, उसको कॉन्स्टिपेशन होना ही चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन नहीं है उसको भी पाइल्स होते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये एक सिम्टम है, ये हमें ध्यान रखना है। ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये ऐसे देखो, ब्लेफरोस्पाज्म है, ये अभी मेरे पास ये आसाम से एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको ब्लेफरोस्पाज्म है, तो उसमें वो आंख के दोनों पुतलियां ना, वो धीरे धीरे करके बंद हो जाती है, और 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए बंद हो जाती है। वो ना तो वो लेडी है, वो ड्राइविंग भी नहीं कर सकती, ना किसी को पढ़ा सकती है, वो सिंगर है, तो कोई कुछ भी काम नहीं कर सकती। तड़का लगाया उस वक्त तो उसको आंखें बंद हो जाएगी, तो कैसे काम करेगा? तो वो ब्लेफरोस्पाज्म अलग है,
और हॉर्नल सिंड्रोम अलग है, वो ड्रॉपिंग आईलिड है। ये ब्लेफरोस्पाज्म उसको धीरे धीरे करके वापस चालू हो भी जाता है, खुल जाता है, जैसे दुकान का शटर बंद करते हैं और दूसरा वो खुल जाता है, वो टॉसिस है, PTOSIS, टॉसिस। तो ड्रॉपिंग आईलिड, टॉसिस, ब्लेफरोस्पाज्म, ये सब अलग अलग है। भले ही वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो उसको तो ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे पास ये कोई आँख का प्रॉब्लम है, चलो आँख को डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन हमें भी आँख के डॉक्टर को पास भेजना चाहिए। ऐसे ड्रॉपिंग आईलिड वाला या ब्लेफरोस्पाज्म, तो ये आप उसको न्यूरोलॉजिकल इश्यू भी होता है, तो न्यूरोलॉजी का भी इसके साथ जोड़ा है। तो अभी आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं उसका डायग्नोसिस करने के लिए देखो हमारे पास जितना स्रोत बताए वो सारे के सारे मॉडर्न साइंस में सिस्टम के हिसाब से लिखा है, तो हमें उन सबको ध्यान में रखकर काम करना है। ठीक है जी सर, थैंक यू। और कोई सवाल?